नमस्कार, मैं वैद्यराज संजय आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं स्त्रियों के मासिक स्राव की। इसकी प्राकृतिक अवस्था क्या होती है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसकी अप्राकृत अवस्था यानी कि बीमारियां क्या क्या होती हैं, किस कारण से होती हैं और उसकी संभवित चिकित्सा क्या हो सकती है, इस बारे में आज पूरा हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मासिक स्राव क्या होता है ये समझ लेते हैं। स्त्री जब ऋतुमती होती है यानी कि उसको स्राव होना शुरू होता है तरुणावस्था में, ये सामान्य रूप से 10 से लेके 15 साल के बीच की उम्र में शुरू होता है और 45 से लेके 55 साल की उम्र तक ये स्राव चालू रहता है। सामान्य रूप से ये 28 दिन की साइकिल होती है और 28 दिन बाद स्त्री ऋतुमती होती है यानी कि उसकी माहवारी शुरू होती है और उसमें रक्तस्राव होता है। पहले 3 दिन थोड़ा ज़्यादा फ्लो रहता है और उसके बाद 2 से 3 दिन थोड़ा थोड़ा स्राव शुरू रहता है। सामान्य रूप से ये क्रिया 3 से लेकर 7 दिन तक चलती है, जो कि सामान्य है। अगर ये साइकिल डिस्टर्ब होती है यानी कि 25 से लेके 30-32 दिन तक मासिक स्राव शुरू होता है और 3 से लेके 7 दिन में अपने आप बंद हो जाता है, तो ये एक नॉर्मल साइकिल है। अगर ये समय का जो पीरियड है वो कम या ज़्यादा होता है तो वो विकृत अवस्था है। स्राव की अधिकता या अल्पता भी विकृत अवस्था है। तो ये सब आगे हम समझते हैं। सबसे पहले शुद्ध मासिक स्राव क्या होता है ये समझ लेते हैं। जो मासिक के समय में जब अच्छा स्राव आ रहा हो, उस समय जो रक्तस्राव होता है उसका रंग एकदम खिला हुआ लाल होता है और वाइट कॉटन के कपड़े के ऊपर उस स्राव को लेके उसको धो देते हैं तो सहजता से वो धुल जाता है। तो ये शुद्ध स्राव की, शुद्ध आर्तव की निशानी है और वो स्त्री अच्छे गर्भधान के लिए सक्षम है, ये उसके मासिक स्राव से फलित होता है। दूसरा, उसका जो साइकिल है वो 28 से 30-31 दिन तक का है। अब 1-2 दिन आगे पीछे कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है, तो वो एक आदर्श अवस्था है। अगर उससे पहले मासिक स्राव या महीने में 2 बार 3 बार 4 बार मासिक स्राव आ जाता है या ब्लीडिंग बंद ही नहीं होती है, तो इसको आयुर्वेद में अत्यार्तव बोलते हैं, बहुत ज़्यादा रक्तस्राव होना। अब दूसरी अवस्था इससे विपरीत होती है कि 1.5 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना तक मासिक स्राव आता ही नहीं है, बहुत मुश्किल से आता है और आता है तब या तो बहुत ज़्यादा आता है या बहुत थोड़ा सा आके बंद हो जाता है। तो इसको अल्पार्तव बोलेंगे या विलंबार्तव बोलेंगे। तीसरा जो है, जब स्राव शुरू होने की अवस्था होती है तब वाइट डिस्चार्ज होता है। पीरियड्स के टाइम में वजाइना के आसपास का जो स्राव का मुख होता है वहाँ पे बहुत तीव्र खुजली होती है। तो ये जो है ये भी एक विकृत अवस्था है। और इसके अलावा वाइट पानी अननेसेसरी डिस्चार्ज होना वो भी एक विकृत अवस्था है। ये सबको हम बीमारी बोलेंगे। तो अब हम बात करते हैं एक एक बीमारी की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अल्पार्तव, विलंबार्तव और नष्टार्तव। ये एक ही बीमारी की 3 अलग अलग अवस्थाएं हैं। एक जो है शुरुआत की अवस्था की जो पीरियड्स का फ्लो है वो कम आता है, थोड़ा लेट से आता है, 1 या 2 दिन में बंद हो जाता है। तो इसके 2 कारण होते हैं। एक तो शरीर में खून की कमी। अगर खून की कमी एक ही कारण है तो अच्छा हेल्दी खाना खाने से वो क्योर हो जाते हैं, उसमें और कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब दूसरा कारण जो होता है आपके ऑर्गन्स की, इंटरनल ऑर्गन्स की ड्राइनेस, कि जो इजीली अंदर की मूवमेंट जो होनी चाहिए वो स्मूथली नहीं होती है,
वो रुक रुक के या मुश्किल से होती हैं, तो उस अवस्था में पूरी प्रोसेस जो है डिले हो जाती है, तो उसको विलंबार्तव बोलेंगे। वो दूसरा स्टेज हम लोग इसको बोल सकते हैं। और तीसरा स्टेज ये होता है कि रिप्रोडक्शन का सिस्टम पूरा काम करना ही काफ़ी हद तक बंद कर देता है, तो पीरियड्स आते ही नहीं हैं। कम उम्र में 25, 27, 30, 35 या 40 साल में पीरियड्स अपने आप ही बंद हो जाते हैं। तो अगर आपका फैमिली परिपूर्ण हो गया है तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, परंतु ये एक बीमारी है, ये तो आपको मानना ही होगा। तो अगर हाँ ये बीमारी है तो उसका ट्रीटमेंट भी है, इसको ट्रीटमेंट से वापस शुरू भी किया जा सकता है। अब दूसरी बीमारी पे आते हैं, अत्यार्तव, कि अत्यधिक ब्लीडिंग होना। अब इसके भी बहुत सारे कारण, एक तो शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, इंटरनल ऑर्गन्स की जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, ब्लड वेसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित रहती हैं, इजीली वो रप्चर हो जाती है, फ्लट जाती है, तो वो अननेचुरल ब्लीडिंग बार बार होता है या लगातार होता ही रहता है, उसको बंद करना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। तो ये जो है इसको अत्यार्तव बोलेंगे। अत्यधिक खून बहने के कारण वीकनेस आती है, थकान लगती है, कभी कभी चक्कर आते हैं, पेशेंट चक्कर खा के गिर भी जाता है जब बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है। तो इसमें खाना अच्छा नहीं लगता, बात बात में चिड़चिड़ापन होता है, चिढ़ जाते हैं, गुस्सा आता है छोटी छोटी बात में, तो ये नॉर्मल सिम्टम है अत्यार्तव के। तीसरी जो अवस्था है उसमें थोड़ा बहुत बोलें तो शरीर की चिकनाहट अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है, तब ये अवस्था होती है। पीरियड्स शुरू होने के 1, 2, 3 दिन पहले वाइट डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। पीरियड्स के टाइम ईचिंग बहुत होती है और पीरियड्स नॉर्मली बंद हो जाते हैं, उसमें कोई ज़्यादा आपको तकलीफ़ नहीं होती है, फ्लो भी नॉर्मल होता है, परंतु ये ईचिंग के साथ होता है। तो अब इन सब के हम थोड़े मॉडर्न बीमारियां भी इसके साथ अपने गिन लेते हैं। तो जो अल्पार्तव और नष्टार्तव जो सबसे पहले मैंने बताया, वो जो है कुछ हद तक मॉडर्न साइंस के हिसाब से पीसीओडी से, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम से जो हैं ये इसके सिम्टम्स काफ़ी हद तक मेल खाते हैं। तो पीरियड्स रुकना, अंदर जो हैं बबल्स जैसी छोटे छोटे गांठें होना, वो कभी फैलती हैं वापस बैठ जाती हैं, कभी रप्चर होती हैं, तो एक्सेसिव ब्लीडिंग भी होता है। तो ये जो है नॉर्मली जो हैं पीरियड्स को डिले करते हैं और बहुत कम मात्रा में पीरियड्स इसमें नॉर्मली आते हैं। कुछ और अंदर एडिशनल सिम्टम्स होते हैं जिसमें पीरियड्स ज़्यादा भी आते हैं, मगर वो 1-2 बीमारियां मिक्स होके ये सिम्टम्स हमारे हिसाब से पैदा होते हैं। दोनों को एक बीमारी नहीं बोल सकते। तो ये जो हैं ये बहुत कॉमन बीमारी आज के समय में चली हुई है, और मेरे हिसाब से देखा जाए तो हर 10 में से एक लड़की को या एक औरत को ये बीमारी देखने को मिल जाती है। तो इसका इलाज भी संभव है, और सही से परहेज के साथ, पथ्य पालन के साथ चिकित्सा की जाए तो ये 3 से 6 महीने के अंदर पूरा क्योर भी हो जाता है। तो ये सब शरीर को नुकसान क्या करते हैं अब उसकी बात करते हैं। तो जो नष्टार्तव है, नॉर्मली जो पीरियड्स हैं, जो मासिक स्राव हैं या ऋतु रजोस्राव की जो क्रिया है, वो क्रिया जो है गर्भ धारण करने की सक्षमता इंडिकेट करती है। जब ये डिस्टर्ब होते हैं तो बहुत उत्तम गर्भधान नहीं होता, यानी कि जो गर्भ रहता है वो बुद्धि से, शरीर से जो श्रेष्ठता उसकी बननी चाहिए वो या तो बनती नहीं है या गर्भ रहता ही नहीं है। ये 2 अवस्था, ये बीमारियों के अवस्था में अगर गर्भधान की कोशिश करते हैं तो हो सकती है कि एक तो या तो गर्भधान होगा ही नहीं,
और अगर होता है तो जो श्रेष्ठ संतान की अपेक्षा रखी जाती है कि पुरुष और स्त्री दोनों स्वस्थ हो, तो उनके मिलन से जो श्रेष्ठ गर्भदान होना चाहिए, जो बालक जन्म लेगा वो बल से, बुद्धि से, शरीर से, हर तरह से एक अच्छी क्षमताओं के साथ जन्म लेगा, तो उसमें कहीं ना कहीं कम या ज़्यादा कमियां रह जाती हैं। या तो विकलांग बालक पैदा हो सकता है, या गर्भदान हो जाए उसके बाद थोड़े समय बाद वो गर्भपात हो जाता है, मिस डिलीवर हो जाता है। तो ये सारी समस्याओं का सामना, ये पीरियड से रिलेटेड समस्याओं की अवस्था में एक स्त्री को करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आप कारण की चर्चा करें तो सबसे पहला कारण तो आपकी अनियमित लाइफस्टाइल है। असमय सोना, असमय जागना, दिन में सोते रहना, फिर क्षमता से ज़्यादा मेहनत करना। कुछ लोगों को एकदम स्लिम रहने का इतना पागलपन होता है कि अपनी शारीरिक क्षमता को वो बिल्कुल इग्नोर करते हैं और इतनी मेहनत, इतनी एक्सरसाइज, इतना वेट लिफ्टिंग कर लेते हैं कि उनके मसल्स जो हैं वो हेल्दी नहीं रह पाते और जो बहुत सारी बीमारियों को करते हैं। तीसरा, भूख से कम खाना, शरीर को पोषण नहीं मिलता। स्त्री का शरीर इतना संवेदनशील होता है कि उसको सही से पोषण नहीं मिले तो वो अपने आप में कई बीमारियों का कारण बन जाता है। इसके बाद जो खाना आप ले रहे हैं, भले ही पेट भर के ले रहे हैं, परंतु वो आहार पोषण क्षम नहीं है, यानी कि उसको शरीर में पोषण देने की क्षमता नहीं है। जैसे मैदा है, जंक फूड है, फ्राइड फूड है, फर्मेंटेड फूड है, इसका अतिरेक होता है। और जो अपना हेल्दी खाना है, रोटी है, भाखरी है, चपाती है, पराठा है, इस सब को बहुत कम मात्रा में या बिल्कुल नहीं लिया जाता। और जो मैंने पहले गिनवाया वो आहार बार बार बहुत ज़्यादा बार लिया जाता है, तब शरीर को पूर्ता जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो उसके कारण भी ये विकृत अवस्थाएं पैदा हो सकती है। फिर लगातार क्रोध करना, छोटी छोटी बात में चिढ़ जाना और लगातार क्रोध में रहना। भले आप किसी के ऊपर गुस्सा नहीं भी निकाल रहे हैं, आप क्रोध कर रहे हैं, तो उसकी असर आपके शरीर के ऊपर तो होती ही होती है। चाहे आप किसी के ऊपर चिल्लाएं, नहीं चिल्लाएं, किसी से झगड़ा करें, नहीं करें, वो फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालने की बात होती है। परंतु आपने गुस्सा किया है तो वो गुस्सा आपको अंदर से शरीर को जलाता ही जलाता है, वो नुकसान करता ही करता है। इसके बाद अत्यधिक हवादार स्थान में रहना, बहुत ज़्यादा हवा चलती रहती है, लगातार पंखे में रहना, या हाई राइज बिल्डिंग में रह रहे हैं जहाँ बहुत तेज़ हवा चल रही है तो लगातार हवाओं के बीच में रहना, तो ये भी काफ़ी हद तक शरीर को नुकसान करता है। इसके बाद प्रोसेस्ड फूड या प्रोसेस्ड पानी, आरओ का प्रोसेस्ड पानी इसमें काफ़ी हद तक नुकसान करता है। इसके अलावा जो प्रोसेस्ड फूड है, पैक्ड फूड है, या इंस्टेंट मिक्स हैं जो घर लाके सीधा आप बना देते हैं, तो ये भी बहुत सारे केमिकल के साथ आते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं पीरियड्स को डिस्टर्ब करने के लिए कारणभूत रहते हैं। इसके अलावा जो आपके शरीर के संपर्क में जो द्रव्य आते हैं, जैसे आपका बिस्तर है, आपका कंबल है, आपकी कारपेट है, आपका चेयर है, सोफ़ा है, शूज़ हैं, चप्पल हैं, साबुन है, शैम्पू है, परफ्यूम है, तो ये मटेरियल भी कहीं ना कहीं आपके शरीर को डिस्टर्ब करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो जैसे सिंथेटिक मटेरियल जो अपने गिने, तो बेड है आपका अगर फॉर्म का या मैट्रेस है, कंबल आपका सिंथेटिक मटेरियल का है, सिंथेटिक कारपेट है, आपकी रेक्सिन या फॉर्म की चेयर है, सोफ़ा है, तो ये सब सिंथेटिक मटेरियल हुए। शूज़ हैं, तो ये जो हैं ये शरीर में एक अननेसेसरी हीट जनरेट करते हैं। आप रेक्सिन की या फॉर्म की चेयर के ऊपर आधा घंटा बैठेंगे और अगर एसी नहीं चल रहा है तो आपको फील होगा कि जो पार्ट चेयर के कांटेक्ट में है वो पार्ट में थोड़ी देर में पसीना होना शुरू हो जाता है। तो शूज़ में भी आप देखेंगे कि अगर चमड़े के शूज़ हैं तो इतना पसीना नहीं होता है,
परंतु अगर रबर या फोम या रेक्सिन के शूज़ या चप्पल हैं तो उसको पहन के गर्मी में ज़्यादा घूमेंगे तो आपको लगेगा अंदर स्वेटिंग सी हो रही है या पैर में जलन का अनुभव हो रहा है। तो ये भी शरीर के अंदर अननेसेसरी गर्मी पैदा करते हैं। इसके अलावा जो परफ्यूम जो हैं, ज़्यादातर परफ्यूम केमिकल और आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट के साथ आते हैं और कई सारे अल्कोहल कंटेनिंग परफ्यूम होते हैं। उसमें आपका डीओ भी आ जाता है, आपका परफ्यूम भी आ जाता है। तो आप जब स्प्रे करते हैं तो ये सीधे आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, जो आपके ब्लड के अंदर मिक्स होके शरीर को नुकसान करते हैं। इसके अलावा आपके जो साबुन हैं, साबुन जो हैं एक तरह से देखा जाए तो सॉल्ट्स हैं। स्किन के ऊपर क्षार को मलने से स्किन के जो पोर्स हैं वो सिकुड़ जाते हैं। आपने कभी नोटिस किया हो तो आप साबुन से नहा के निकलते हैं और जब स्किन सूख जाती है तब आपको स्किन में एक रफनेस का अनुभव फील होगा, या आप ऐसे लकीर खींचेंगे तो जिनकी जो थोड़ी सी भी ड्राई स्किन होगी उनको थोड़ा ज़्यादा फील होगा। जिनकी ऑयली स्किन है उनको तो ऑयल ये वॉश आउट कर देता है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु जिनकी ड्राई स्किन है उनको साबुन से ये नुकसान होते ही होते हैं। तो हर चीज़ जो आप अपने लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, खाने के लिए, लगाने के लिए, पहनने के लिए, सोने के लिए, बैठने के लिए, हर द्रव्य मैटर करता है। हर चीज़ अपनी एक छाप शरीर के ऊपर छोड़ के जाता है। कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। तो कोशिश करिए कि आप जहाँ पे भी पॉसिबल है नेचुरल मटेरियल ही यूज़ करें। सिंथेटिक या प्लास्टिक का उपयोग जहाँ तक हो सके अवॉइड करिए। प्लास्टिक का मतलब ये नहीं है कि आपके प्लास्टिक के बर्तन हैं वो हैं। पॉलीमर जो भी हैं, जैसे रेक्सिन है वो प्लास्टिक ही हुआ, पॉलीमर हुआ। फोम है वो भी एक सिंथेटिक मटेरियल है, उसको भी अपने पॉलीमर में गिन सकते हैं, वैसे सिंथेसाइज्ड मटेरियल है। तो इस तरह का जो भी मटेरियल है उसका जो नेचर है एक बार आप ढूंढ के उसके जो पॉजिटिव नेगेटिव इफ़ेक्ट बॉडी के ऊपर हो रहे हैं उसको एक बार समझ के फिर उसका उपयोग करिए, तो आप ये सारी बीमारियों से बच सकते हैं। अब एक बार फिर से हेल्दी पीरियड्स की मैं जो सिम्टम्स हैं बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी भ्रमणाएँ अभी फैली हुई हैं कि भाई ये तो नॉर्मल पीरियड्स में होता ही है, सबको होता है। ऐसा नहीं होता है। जब भी पीरियड्स शुरू होते हैं, यानी कि आपकी जो टीनेज में जब शुरू होते हैं वो भी पेनलेस होते हैं, और जब मेनोपॉज के टाइम, रजोनिवृत्त के समय जब आपका पीरियड्स का साइकिल बंद हो जाता है वो भी हार्मलेस होता है। उसमें कोई शरीर को नुकसान नहीं होता। ये एक नेचुरल क्रिया है, अपने आप उसकी उम्र के हिसाब से शुरू होती है, अपने आप उसकी उम्र के हिसाब से बंद हो जाती है। तो न ये शुरू होना पीड़ादायक होता है, न इसका बंद होना पीड़ादायक होता है। कई लोग ये बोलते हैं अभी मेनोपॉज का टाइम है, मुझे ये केयर करना है, ये वो करना है। ऐसा कुछ नहीं होता। आप हेल्दी खाना खाइए, घी दूध का उचित मात्रा में प्रयोग करें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखें। अच्छी एक्सरसाइज आपके शरीर की कैपेसिटी के हिसाब से हमेशा करें, तो न पीरियड्स शुरू होना पेनफुल होगा, न पीरियड्स बंद होना पेनफुल होगा। अब दूसरी बात आपके पीरियड्स की साइकिल की करते हैं, तो जब पीरियड्स शुरू होने होते हैं तब आपको कभी भी दर्द नहीं होना है। आपको 2-4-6 घंटे पहले हल्के हल्के सिम्टम्स आपको नॉर्मल एक लेडी ही इसको डिस्क्राइब कर सकती हैं या फील कर सकती हैं कि आपको 2-4 घंटे पहले फील होगा कि हाँ आपको अब पीरियड्स शुरू होने वाले हैं। उसमें कोई पेन नहीं होता है, हल्की सी बेचैनी होती है और कुछ नहीं होता है। और पीरियड्स के दौरान भी 3 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन तक कोई दर्द नहीं होना है। नॉर्मल फ्लो रहता है, जिससे न कोई वीकनेस आती है न कोई और तकलीफ़ होती है। ये बिना पेन के शुरू होता है, बिना पेन के बंद होगा और इसके कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होते। उल्टा पीरियड्स के बाद शरीर का दूषित जो रक्त होता है वो शरीर से बह जाता है, तो काफ़ी सारी बीमारियों से स्त्री को अभयदान मिल जाता है कि जिनको नियमित पीरियड्स आते हैं उन लोगों को बहुत सारी बीमारियां होती ही नहीं हैं या बहुत रेयर होती हैं।
तो ये कोई नुकसान करने वाली क्रिया नहीं है। तो अगर आपके मन में ये है कि भाई पीरियड्स में दर्द तो होता ही है, पीरियड्स में ये तो क्रैम्प तो आते ही हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। पीरियड शुरू होना या बंद होना ये कभी भी पेनफुल नहीं होता है। तो आशा करता हूँ काफ़ी सारी जो भ्रमणाएँ अगर आपके दिमाग में रही हो तो वो दूर हुई होगी, और पीरियड से संबंधित सारे आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हुए होंगे। आगे आप किस विषय में जानना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताइए, कोशिश करेंगे कि आपको आपकी इच्छा अनुसार वीडियो हम लोग दे पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। धन्यवाद।